चलिए बच्चों, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड समझने के बाद अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट थियरी टॉपिक के बारे में बात करनी है। दैट इज रिगार्डिंग फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस का क्या फंक्शन होता है, मीन्स फाइनेंस की जो मेन ड्यूटीज है, फाइनेंस मेन जिन जगहों पे इस्तेमाल होता है, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो फाइनेंस फंक्शन को टेक्निकली बुक्स में कुछ ऐसे लिखा होता है दैट वी इज अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स आई एफ एंड डी। अब इन सब का डिटेल में मीनिंग भी समझते हैं। वी का मतलब होता है बच्चों वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ द फर्म, इट ऑलवेज मीन्स market value of the firm. It always means market value of the firm, and this market value is equal to number of shares outstanding. इक्विटी शेयर्स है, अगर लिस्टेड है, मार्केट में है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, और इसको मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इनटू करना होता है मार्केट प्राइस। बात को समझिए, मैं डिटेल में इस चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट वैल्यू होता है वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, और वो होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अब एक बात समझिए, वैल्यू ऑफ द फर्म कम होगा तो आपको अच्छा लगेगा कि बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा? नेचुरली वैल्यू ऑफ द फर्म जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा ना बच्चों। वैल्यू ऑफ द फर्म जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। तो एक फाइनेंस का फंक्शन जो है वो इन तीन वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। आई का मीनिंग होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बिजनेस कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा, राइट। इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ से प्रोक्योर करेगा, और एक है डी यानी कि डिविडेंड डिसीजन। याद हो बच्चों, आगे हमने अभी एक FID फीड करके जो बनाया था, ये फीड ही है और कुछ नहीं है। खाली बुक्स में फीड की जगह पे इसको F को बीच में लिखा है, I को पहले लिखा है, और मैंने एग्जैक्टली वही फंक्शन आपके सामने यहाँ पे प्रिंट किया है, स्क्रीन पे दिखाया है, जो ICAI चलाती है। जो फंक्शन ICAI चलाती है वही फंक्शन मैंने लिखा है। तो फीड भी आप लिख सकते हो, जो हमने याद रखा था फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या डिविडेंड, वैसे भी आप लिख सकते हैं। तो अब आप एक बात समझिए, फाइनेंसिंग फंक्शन में सबसे ज़रूरी होता है वैल्यू ऑफ द फर्म को मैक्सिमाइज करना। किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर का, राइट, जो एक टारगेट होता है, अल्टीमेट टारगेट, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप क्यों करते हो, उसका एक अल्टीमेट जवाब, एक अल्टीमेट टारगेट अगर है तो वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो मैक्सिमाइज हो जाना चाहिए। वैल्यू ऑफ द फर्म जो है ये मैक्सिमाइज हो जाना चाहिए। ये बच्चों आगे के चैप्टर्स में भी आएगा, जब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक अलग से चैप्टर करेंगे तब भी आगे के वीडियोस में आएगा। लेकिन किसी भी फर्म का, किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर का एक ही फंक्शन मेन होता है कि वो कुछ भी करे, ऐसे डिसीजन ले, ऐसे ऑप्टिमलिटी के एज पे पहुंचे, फाइनेंस को इतना बेहतरीन तरीके से मैनेज करे कि अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज हो जाए। वैल्यू ऑफ द फर्म का बहुत इस्तेमाल होता है आज की तारीख में। जैसे आप कई बार पेपर में पढ़ते हो, कई चीज़ें आप सुनते हो कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, राइट। टाटा ने लैंड रोवर को खरीद लिया, एलन मस्क ट्विटर को खरीदने वाला है या खरीद लिया, या खरीदने की बातें चल रही है। ये सब जो बातें होती है ना, ये वैल्यूएशंस का खेल होता है। और हम तो स्टार्टअप के ज़माने में जी रहे हैं। स्टार्टअप के जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन जाते हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस में उनका वैल्यूएशन होने लगता है। ये स्टार्टअप भी वैल्यूएशन का ही एक खेल होता है। वैल्यूएशन का सीधा सा मतलब है कि पूरा का पूरा कंपनी अगर आपको खरीद लेना है तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। अब नेचुरली फेस वैल्यू से नहीं, मार्केट वैल्यू से ये सब बातें होती है। तो एक बात आप समझिए कि नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग तो बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, वैल्यूएशन के सिर्फ टुकड़े ही होंगे, तो ये बढ़ाने से फायदा नहीं है। यू शुड थ्राइव एज अ फाइनेंशियल मैनेजर टू इंक्रीज दिस। आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसे फाइनेंस मैनेजर बनो या ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो कि जिससे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बढ़े, जिससे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बढ़े। क्योंकि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म भी बढ़ेगा। तो ये फाइनेंस का फंक्शन है, तीन डिसीजन लेके थ्राइव करता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म सबसे शानदार हो जाए, सबसे ज़्यादा बड़ी हो जाए। एक एक फंक्शन को थोड़ा डिटेल में समझने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। जैसे पहला जो फंक्शन है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, आई फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
आपको ये सिलेक्शन करना होगा कि कौन सी एसेट में पैसे लगाए जाए, कौन से प्रोजेक्ट में पैसे लगाए जाए कि जिससे आपको हाईएस्ट रिटर्न मिले। चेक वेदर द एसेट गिव्स डिजायर्ड रिटर्न और नॉट। अब उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हम आगे चैप्टरों में सीखेंगे, जैसे एनपीवी इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इन दोनों ही चीज़ों को हम आगे जाके इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग चैप्टर में बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये चेक करना है कि क्या आपकी एसेट आपको डिजायर्ड रिटर्न दे रही है कि नहीं, राइट। देन वी हैव डिसाइडिंग एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर फिक्स्ड एंड करंट एसेट। डिसाइडिंग एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर फिक्स एंड करंट एसेट। दो तरह की एसेट होती है बिजनेस में और दोनों में ही इन्वेस्टमेंट लगता है, चाहे फिक्स हो या करंट हो। इन दोनों का ऑप्टिमल यूज होना बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जांपल दूं, आप फिक्स एसेट को खरीद के उसको वैसे ही रखो, फिक्स एसेट का यूज ही ना करो, तो अफ्लक्शन ऑफ टाइम के फैक्टर की वजह से या टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेशंस की वजह से हो सकता है कि आपकी फिक्स एसेट धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो के जीरो हो जाए। तो फिक्स एसेट की भी एक लाइफ लाइन होती है। अगर उस लाइफ लाइन में उस फिक्स एसेट का आप मैक्सिमम यूज करने की पॉलिसी नहीं बना रहे तो फाइनेंशियली आप लॉस कर रहे हैं। वैसे ही करंट एसेट्स, आप अपने डेटर को बढ़ा ही जाओ, क्रेडिट सेल्स करते ही जाओ तो बैड डेट होने का खतरा है, राइट। सो आपको करंट एसेट में भी कितना इन्वेस्टमेंट करना है। देखो, डेटर को क्रेडिट ना देना ये भी गलत है, लेकिन डेटर को हद से ज्यादा बहुत ज्यादा क्रेडिट देना ये भी गलत है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कौन से लेवल पे करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी को रखना पड़ेगा, राइट। आपको थ्राइव करना है कि आप मिनिमाइज कर सको उस कॉस्ट को जो फंड के प्रोक्योरमेंट के लिए आप लगाते हो। सो मिनिमाइजेशन ऑफ procurement of cost of fund for the asset and maximization of the return on investment। एसेट्स जो कमा सकती है उसको बढ़ाओ, उसे मैक्सिमाइज करो, लेकिन एसेट को खरीदने के लिए जो फंड्स लाने पड़ते हैं उस फंड्स की जो कॉस्ट लगती है उस कॉस्ट को मिनिमाइज करो। कॉस्ट को मिनिमाइज करो और साथ साथ में रिटर्न को बढ़ाओ, यही सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा बच्चों। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद नेक्स्ट समझते हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। फाइनेंसिंग मतलब सिंपल है, इट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। देखो बच्चों, किसी भी बिजनेस में कैपिटल स्ट्रक्चर जनरली दो चीजों से बनता है, डेट प्लस इक्विटी। डेट प्लस इक्विटी, और ये डेट प्लस इक्विटी आप जैसे मन चाहे वैसा नहीं रख सकते। काफ़ी सारी बातें इसमें देखनी होती है, क्योंकि इक्विटी को एक्वायर करने का भी एक पैसा लगता है, डेट को एक्वायर करने का भी एक पैसा लगता है। डेट के ऊपर फिक्स रेट पे आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, इक्विटी के ऊपर भी आपको अच्छा खासा डिविडेंड या तो प्राइस में ग्रोथ देना पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर भी ऑप्टिमली डिजाइंड हो, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर भी ऐसा ऑप्टिमली डिजाइन हो कि जिससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो और रिटर्न बढ़े। डिसीजन रिगार्डिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा डेट से लाना है, इक्विटी से लाना है, कहाँ से लाना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजेशन, प्लीज दिस इज सो इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मिनिमाइज करनी है आपको ओवरऑल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे जाके एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम का हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तब बच्चों में आपको ये बात समझाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअली क्या होता है बच्चों। देन वी हैव मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रिटर्न्स ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले लोग हैं वो कंपनी के ओनर्स, और अगर आपको किसी भी कंपनी को टॉप लेवल पे या ऊपर लेके जाना हो तो हमेशा ओनर्स का भरोसा जीतना पड़ता है, और ओनर्स ने आप पे भरोसा करके आपके पास पैसे लगाए, आपकी कंपनी में इक्विटी जैसे रिस्की इन्वेस्टमेंट को किया, तो आप हमेशा एज अ फाइनेंस मैनेजर ये सोचो कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल वालों के रिटर्न को सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज करो। इसी थियरी को आगे जाके हम कैपिटल स्ट्रक्चर करके एक चैप्टर आएगा उसमें सीखने वाले हैं, जो ईपीएस मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचेगा। देखो बच्चों, ये जो पहला थियरी चैप्टर है ना, दैट इज जस्ट अ ट्रेलर ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें जितनी भी बातें की गई है, जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो देयर इज एंटायर चैप्टर ऑन दैट। फाइनेंसिंग डिसीजन, देयर इज एन एंटायर चैप्टर फॉर दैट। देयर आर 2-3 चैप्टर्स ऑन द सेम टॉपिक, फाइनेंशियल डिसीजन।
like cost of capital, capital structure, right? And then there is entire chapter about dividend decision. तो अभी हम एक ट्रेलर देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से एक बर्ड्स आई व्यू हमें चैप्टर का लेना है, और फिर जब हम एक एक चैप्टर शुरू करेंगे तो बहुत ही डिटेल में कंसेप्चुअली इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, राइट? सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल आपको करना है, ईपीएस को मैक्सिमाइज करना है, डेट फाइनेंसिंग भी ज़रूरी है। एक आम आदमी जो है ना बच्चों, वो डेट से दूर भागता है, वो डेट से डरता है कि अगर मैंने कहीं से पैसे उधार लिए, अगर मैंने किसी के पास लोन ले ली तो वो मेरे सर पे एक बोझ बन जाएगी, मैं उसे चुका नहीं पाऊंगा, और बहुत लंबी लंबी बातें सोचता है। बट एक बिजनेसमैन देखो, एक बड़ा बिजनेसमैन देखो, आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सो मैनी मोर big companies, you take a balance sheet of that company in your hand and see the amount of debt, you will see huge amount of debt compared to the mountain of debt. Still they are very relaxed and getting good profit, they have good reputation in the market. So debt financing भी अच्छा होता है, ये हमें फाइनेंस में समझना है। डेट फाइनेंसिंग इसलिए अच्छा होता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डेट फाइनेंसिंग इसलिए अच्छा होता है क्योंकि डेट जो है वो हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट देता है, राइट? इट इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन व्हाट कैन वी अर्न, इट इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन व्हाट कैन वी अर्न, राइट, माइनस व्हाट वी हैव टू पे, what we have to pay, मतलब हम कितना कमा सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं। वो फिगर अगर बड़ा है, मान लो इक्विटी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर या मेरे बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं 25% अर्न कर सकता हूँ रिटर्न ऑन माई कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड मुझे पेमेंट करना पड़ता है इंटरेस्ट का सिर्फ 10%, तो देखिए डेट का पैसा मेरे लिए कितना चीप हो गया। 10% में मैं किसी के पास से पैसा लेके आ रहा हूँ, सुनना मेरी बात, 10% पे मैं किसी के पास से पैसा लेके आ रहा हूं, और उसी पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करके मैं 25% अर्न कर रहा हूं, तो ये 15% का जो मेरा नेट गेन हुआ बच्चों, इसी गेन को हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। में इसे टोई कह के बुलाता हूं, दैट मीन्स ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट भी तो बच्चों हमको मिल रहा है डेट लेने से, तो क्यों नहीं लेना चाहिए? यानी बड़ी कंपनीज की नजर में आपको हमेशा डेट कैपिटल लेनी ही चाहिए, तो ही आपको बेनिफिट होगा। सो डेट फाइनेंसिंग के बारे में भी ये बात करता है बच्चों। आगे का पॉइंट देखते हैं, तो आगे है कैश फ्लो जनरेशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट एंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंसिंग डिसीजन में ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ डेट ले लेना ही अच्छा नहीं है, डेट को लेने के बाद उस डेट से आपको इतना कैश फ्लो जनरेट करना पड़ेगा कि जिससे आप डेट का रीपेमेंट कर पाओ, या तो जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, किसी भी डेट को लोगे तो उसकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के नाम पे आपको इंटरेस्ट हमेशा चुकाना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी आप अगर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पे कैसे आओगे, ये आपको सोचना पड़ता है फाइनेंसिंग डिसीजन में। चिंता मत कीजिए, इनके ऊपर हमारे पास 2-3 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, और इन्हीं चैप्टर के ऊपर जब हम जाएंगे, राइट, तब आपको फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बहुत डिटेल में आगे जाके आइडिया आने वाला है बच्चों। चलिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट फंक्शन में आपको लेके चलता हूं डिविडेंड डिसीजन के बारे में। इसका भी एक चैप्टर आएगा सेपरेट। वेदर प्रॉफिट इज टू बी पेड इन कैश और रिटेन, इट इज अ बिग क्वेश्चन। आज मेरी एक कंपनी हो, कंपनी का बहुत ही अच्छा सा प्रॉफिट हो, मेरे शेयर होल्डर ने मुझ पे भरोसा करके मुझे ढेर सारा अमाउंट इक्विटी कैपिटल के रूप में दिया था, तो मैं प्रॉफिट कमाने के बाद नेचुरली ये सोचना चाहूँगा कि मुझे इन प्रॉफिट के पैसों का क्या करना चाहिए। क्या मुझे इन प्रॉफिट के पैसे को तुरंत ही शेयर कैपिटल होल्डर्स में बांट देना चाहिए? अगर मैं उनके बांट देता हूं तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, या फिर इस पैसे को मुझे मे बी शायद कंपनी और इक्विटी शेयर होल्डर के भले के लिए ही क्या मुझे इसे रिटेन करना चाहिए? अगर मैं प्रॉफिट को रिटेन करके रखूंगा, अगर मैं प्रॉफिट को रिटेन करके रखूंगा, तो उस रिटेन प्रॉफिट का भी री इन्वेस्टमेंट होगा ना बच्चों, एंड री इन्वेस्टमेंट होने की वजह से कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा। सो व्हेन यू पे द डिविडेंड, उससे कंपनी का ग्रोथ नहीं होता, बिकॉज कंपनी के पास फर्दर इन्वेस्टमेंट का जो पैसा था, खुद की जो कमाई थी, वो चली जाती है डिविडेंड के नाम पे।
लेकिन अगर कंपनी रिटेन अर्निंग करती है तो फ्यूचर एक्सपांशन कर सकती है, नए नए प्रोजेक्ट्स उठा सकती है, नए नए रिस्क ले सकती है, और उसकी वजह से हो सकता है कि ओवरऑल इक्विटी शेयर होल्डर का भी ग्रोथ ही तो हो जाए। दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं बच्चों, इन दोनों को ध्यान में रख के आपको डिसाइड करना होता है कि डिविडेंड देना है कि नहीं। वो दो टाइप के जो इन्वेस्टर होते हैं उसमें पहला टाइप है रेगुलर इनकम सीकर इन्वेस्टर एंड दूसरे है ग्रोथ सीकर। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि भाई हमने एक बार पैसा लगा दिया, अभी इसी पैसों के रिटर्न के ऊपर हमें जीना है। लाइक जो रिटायर्ड पीपल होते हैं, ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो जनरली एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि उसमें से डिविडेंड वगैरह मिलता रहे और वो क्या है कि अपनी जिंदगी को चला सके। सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ बिग कैपिटल ग्रोथ और बिग कैपिटल गेन ऑफ द फ्यूचर, दे आर इंटरेस्टेड इन रेगुलर इनकम। सो रेगुलर इनकम सीकर अगर लोग हैं तो आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, वरना वो नाराज हो जाएंगे। और जैसे ही शेयर होल्डर नाराज होते हैं ना, उसका असर मार्केट में शेयर के प्राइस के ऊपर दिखता ही दिखता है, राइट। ग्रोथ सीकर यंग एज के इन्वेस्टर है, रिस्क टेकर है, वो चाहते हैं कि कंपनी जब इतना अच्छा अर्न कर ही रही है, व्हेन द कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाई शुड कंपनी गिव मनी टू अस। Company should keep money with itself and company should reinvest, company should take the new avenues of the risk, company should seek the new ways of making money, and ultimately that money will grow and that growth will be in future passed on to the equity shareholder। तो अगर ग्रोथ सीकर इन्वेस्टर है आपके बिजनेस में तो शायद आप रिटेन अर्निंग के बारे में सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूं कि इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा होता है, और वो बैलेंस आपको ऐसा बनाए रखना है कि जिससे आपका टारगेट अचीव हो। एंड यू नो द मेन टारगेट ऑफ एवरी फाइनेंशियल मैनेजर, द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी फाइनेंशियल मैनेजर इज नथिंग बट मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट। तो ये था डिविडेंड डिसीजन बच्चों। इसके बाद मुझे फाइनेंस फंक्शन में लॉन्ग टर्म हमने खत्म कर दिया। लॉन्ग टर्म में ये तीन चीजें थी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। अलग से चैप्टर आएंगे तब देखेंगे इन सब के बारे में। और एक फाइनेंसिंग फंक्शन है शॉर्ट टर्म का, वो है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब इसका भी एक पूरा अलग से चैप्टर आएगा जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तब भी आप इसके बारे में सीख सकते हैं बच्चों। वर्किंग कैपिटल, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि वर्किंग कैपिटल वर्क्स लाइक a blood in the body, or another example can be taken as working capital works like oil or a grease in the machinery of business। आप यूं समझ लो कि बिजनेस जो है वो एक तरीके से चलने वाली सिस्टम या तो एक तरीके से चलने वाली मशीनरी है। तो उस मशीनरी को स्मूथली रन करोगे तो ही तो आपको कैश फ्लो दिखेगा। और उस मशीनरी को स्मूथली रन करने के लिए जिस ऑयल या ग्रीस की जरूरत पड़ती है वही ऑयल या तो ग्रीस है आपका वर्किंग कैपिटल। इट इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंडिचर एंड डे टू डे एक्टिविटी। आप कोई भी बिजनेस शुरू करके बैठते हो, एक छोटी सी शॉप भी अगर आप ओपन करके बैठते हो तो आपके लाइफ में डे टू डे कई सारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपको कंपलसरी मीट करने पड़ते हैं, और उन एक्सपेंडिचर की वजह से ही आपका बिजनेस चलता है। ट्रांसपोर्टेशन है, वर्कर्स की सैलरी है, मेंटेनेंस है, रेंट है, और ऐसे बिजनेस में गुड्स परचेज करना है, सेल करना है, सेलिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटीज करनी है, राइट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की एक्टिविटीज करनी है, मार्केटिंग करना है। ये सब करने के लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। और ये कैपिटल कोई फिक्स नहीं है कि लग गई तो सालों के बाद वापिस आएगी। इट्स अ वर्किंग कैपिटल, राइट। आपने गुड्स खरीदा, 1 मंथ में उसको बेच के पेमेंट ले लिया तो विद इन 1 मंथ आपकी कैपिटल जो लगी थी आपको वापस मिल गई। इट्स अ कॉमन सेंस कैपिटल। यू हैव टू हैव दिस कैपिटल बिकॉज विदाउट दैट योर बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। लाइक मैंने आगे आपको एग्जांपल दिया था, कार खरीदने से काम नहीं होता, पेट्रोल भी लगता है, और कई बार पेट्रोल का खर्च आप देखना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी कार से भी ज्यादा हो जाता है। हो सकता है आपने कार खरीदी हो 10 लाख में, उसको 10 साल से चला रहे हो और पेट्रोल का खर्चा 10 लाख से ज्यादा कर दिया हो। तो वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस जरा भी कम नहीं आपको समझना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैंने टू हैव वर्किंग कैपिटल को मैनेज करो टू हैव लीस्ट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। करंट एसेट यानी डेटर है आपका, समझो डेटर्स, आपका जो स्टॉक है, राइट, आपकी जो डिपॉजिट्स या आपके जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है,
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ले लो, शॉर्ट टर्म आप डिपॉजिट्स ले लो, राइट। ये सब चीज़ें आपने एडवांस चुकाया है, एडवांस एक्सपेंडिचर ले लो, आपने गुड्स खरीदने के लिए एडवांस दिया है, कैश बैलेंस जो आप बिजनेस में रखते हो, ये सब चीज़ें करंट एसेट में आती है। और करंट एसेट हो सके उतनी कम होना आपके लिए अच्छा है। करंट एसेट हो सके उतनी कम होना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट लगता है। जितना पैसा इसमें है वो आप ही का फंसा हुआ पैसा है। दिस इज द स्टक्ड अमाउंट। और वो अमाउंट जितना ज्यादा फंसा रहेगा उतना आपको नुकसान ही होगा बच्चों, उतना आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि मैं आगे आपको बता चुका हूं, हर तरह के फंड की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, और ये कॉस्ट आप ना लगने दो तो ही अच्छा है। बट इसका ये मतलब भी नहीं कि करंट एसेट होनी ही नहीं चाहिए। आप डेटर को बोल दोगे जहाँ क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, अब सभी परचेज करने वाले कस्टमर को बोलोगे कि आपको कैश में ही खरीदना पड़ेगा, सो दैट माइट अफेक्ट योर सेल्स इन अ वेरी नेगेटिव वे, राइट। सो ध्यान रखना है कि करंट एसेट भी जितनी चाहिए उतनी ही रखो, हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट, जिससे आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वर्किंग कैपिटल की वो मिनिमाइज हो जाए, राइट। देखिए, ऐसा कहते हैं पुराने लोग कि इनकम बढ़ाने का एक रास्ता ये भी होता है कि आप सेविंग्स करो, बराबर। मैं भी ये यही समझाना चाहता हूँ, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो एक तरीके से हमारे लिए ट्रेडिशनल नेचर का ही बच्चों, कि अगर आपको फ्यूचर में इनकम बढ़ानी है, अगर आपको फ्यूचर में इनकम बढ़ानी है तो आपको आज सेविंग करना पड़ेगा। ये भी वही कह रहा है कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट को सेव करो। जितना ये सेव करोगे उतना इनकम ही बढ़ेगी ना बच्चे आपकी। इट्स अ वेरी सिंपल एंड कॉमन सेंस इन्वॉल्विंग कंसेप्ट बच्चों। एफएम पूरा का पूरा कॉमन सेंस है। मैं तो कहता हूं कॉमर्स वाले बच्चों की रग रग में फाइनेंस और पैसा और पैसे का ज्ञान दौड़ना चाहिए बच्चों। जो इस सब्जेक्ट में आपको सीखने का बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही शानदार मौका मिलेगा बच्चों, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम लोग बात करेंगे। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव है, उसमें से पहला जो ऑब्जेक्टिव है, राइट, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। दूसरा आगे जाके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आएगा, पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम समझ लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट न्यू, इट इज अ ट्रेडिशनल फंक्शन। पुराने ज़माने में जब बिजनेस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट पहली बार शुरू हुआ था, तो हर एक बिजनेसमैन का प्राइमरी मोटिव क्या हुआ करता था? मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, मेरे बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। यही तो पहला ट्रेडिशनल फंक्शन रहता था। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नो डाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करता है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर टेकिंग रिस्क टू गेट अ रिटर्न, राइट। Finance manager should make a policy that the cost goes down and it increases the profit of the firm. कोई भी पॉलिसी बनाओ, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, एक ही अप्रोच, कॉस्ट हो सके उतनी कम जाए, लेकिन वो कॉस्ट कम हो सामने प्रॉफिट कम हो, ऐसा नहीं, राइट। आप अच्छा पैकिंग करते थे गुड्स का, इससे सेल आपका अच्छा होता था। ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स सही तरीके से अच्छी कंडीशन में पहुंचता था। पैकिंग थोड़ा महंगा था, आपने सोचा यार पैकिंग वैकिंग का खर्चा बंद करो, एक प्लास्टिक की थैली में गुड्स डाल के रवाना कर दो, बोले, राइट। पैकिंग का खर्च आपने कम किया। क्या ऐसा सेविंग आपके बिजनेस के लिए सही था? द आंसर इज नो। हो सकता है आपका सेल्स ही कम हो जाए। तो कॉस्ट कम करो लेकिन सामने प्रॉफिट बढ़े, ऐसे रास्ते होने चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में कॉस्ट कटिंग, ब्लाइंडली कॉस्ट कटिंग करने की बात फाइनेंस नहीं करता है। इट कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेचुरली। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो फिर इमोरल चीज हो जाएगी ना बच्चों। किसी भी तरीके से कुछ भी करो लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो, ऐसी इमोरल चीजें हमें करनी चाहिए नहीं। तो मेरा ये कहना है कि एक सोल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता कि आपको प्रॉफिट ही अर्न करना है, राइट। देन द टर्म प्रॉफिट इज वेग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको आगे भी समझा चुका हूं। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट को आप कहते हो कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। बट व्हाट इफ द इनकम आर नॉन कैश इनकम? जैसे मैंने कहा कि सेल्स अगर आप क्रेडिट में करना चाहते हो तो आप करोड़ों रुपए का सेल कर सकते हो। खाली बाहर जाके सबको बोलना है मेरे पास से गुड्स खरीदो, पैसा आपको 3 महीने बाद 6 महीने बाद देना है। डेफिनेटली आपका सेल्स बढ़ेगा, लेकिन सेल्स बढ़ने के साथ साथ ऐसे लोग भी आएंगे जो आपके पास गुड्स तो खरीदेंगे लेकिन आपको टाइम आने पे पैसा नहीं देंगे। और पैसा नहीं देंगे तो अल्टीमेटली होगी क्या?
अल्टीमेटली बैड डेट होगी तो जिस प्रॉफिट के एक डिजायर में, जिस प्रॉफिट के सपने में आप बैठे थे सेल करके, वो प्रॉफिट तो नहीं आएगा, ऊपर से गुड्स की कॉस्ट का भी नुकसान हो जाएगा, राइट? वही खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास फोड़ा 12 आना, ऐसी हालत हो जाएगी। क्योंकि प्रॉफिट का कोई रियल मीनिंग नहीं है, प्रॉफिट आपके हाथ में कोई आ नहीं जाता। रियल मीनिंग एक ही चीज का होता है, वो है कैश का। कैश इज समथिंग, हार्ड कैश की बात करो भाई, कैश इज समथिंग जो आपके हाथ में आना चाहिए। अगर कैश आपके हाथ में आता है तो ही आप ऐसा कह सकते हो कि आप बिजनेस को अच्छा रन कर रहे हो। बाकी खाली बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट के बड़े बड़े फिगर देख लेने से आपका बिजनेस नहीं चलता है, ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट मानता है। और इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा सा अकाउंट से अलग होता है बच्चों। हाई प्रॉफिट ऑल्सो इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट कमाना है, इसका ये मतलब नहीं कि आप रिस्क लेना शुरू कर दो। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है। अब अगर खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही आपका काम था तो आप रिस्क के बारे में सोचते ही क्यों? फिर कोई भी आदमी रिस्क सोचेगा ही नहीं, आंख बंद करके बस वो प्रॉफिट ज्यादा दिखा मतलब कूद पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से लॉस के भी तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनेंस मैनेजर टू असेस रिस्क। भाई फाइनेंस मैनेजर को खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना, ये भी देखना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए जो रिस्क बिजनेस को उठाना पड़ेगा वो कितना है। अगर रिस्क बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट उसके सामने रिलेटिवली कम है, पहले मेरा बात समझिए, अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है और रिलेटिवली प्रॉफिट बहुत कम है तो ऐसे डिसीजन लेने से अच्छा बेटर ये है कि आप कम रिस्क वाले किसी बिजनेस में कम रिटर्न के साथ सेट हो जाओ, राइट? सो असेस द रिस्क बिफोर टेकिंग डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। द नेक्स्ट पॉइंट इज profit maximization as an objective does not take into account the time pattern of the return। मैं समझाता हूं, एक बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो जो 25% रिटर्न देगा लेकिन 10 साल के बाद, और एक बिजनेस में पैसा लगा रहे हो वो सिर्फ 15% रिटर्न देगा 1 साल के बाद। तो अगर आप यूं सोचो कि भाई रिटर्न पहले प्रोजेक्ट का 25% है, दूसरे प्रोजेक्ट का 15% है, तो रिटर्न मैक्सिमाइजेशन वाला क्या सोचेगा? पहले वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगा क्योंकि पहले वाले प्रोजेक्ट में 25% मिलता है। जरा सोचो, ये 25% तब मिलेगा जब आपका 10 साल बिजनेस चलेगा। ये रिटर्न आपका पर एनम है, मैं ऐसा मान लेता हूं, जब आपका बिजनेस 10 साल चलेगा। और ये 15% पर एनम आपको रिटर्न मिलेगा जब आपका बिजनेस सिर्फ 2 ईयर्स चलेगा तो भी मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 25% में जाते हो तो 10 साल के टाइम होराइजन का रिस्क भी लेना पड़ेगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द टाइम होराइजन ऑफ अ लॉन्ग 10 ईयर्स। what if the factors which you have assumed and started a business works opposite to you, but what if it works in favor of you? So there is a risk। फेवर में भी काम करेगा तो लॉटरी लग जाएगी, 25% मिलता रहेगा। लेकिन अगर 10 साल में से 4 साल अच्छे गए, 2 साल खराब गए, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए आपको देखना है कि टाइम होराइजन अगर बहुत ज्यादा है ना तो ये मेरे हिसाब से एक तरह का इल्यूजन हो सकता है। इट्स बेटर कि आप छोटा सा कोई छोटे टाइम वाला बिजनेस लो जिसमें आपको रिटर्न एक लेवल का मिल जाता, राइट? सो टाइम पैटर्न देखना भी बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट इज profit maximization as an objective is a too narrow, it sacrifices moral responsibilities। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए तो फिर लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए तो फिर आप फॉल्स प्रोमिसेस चलाओ मार्केट में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए आप वर्कर जो क्वालिटी ऑफ गुड्स देते हो वो क्वालिटी आप ऐसी बना दो कि जिससे आपकी कॉस्ट कम जाए लेकिन सामने वाले कस्टमर को भी नुकसान हो जाए। सो मोरल चीज़ें बहुत ज़रूरी है, राइट? to spread a lie in the market about you or sometimes about your competitor। कुछ लोग ऐसा भी करेंगे इमोरल बनने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर के बारे में गलत बातें फैलाएंगे, तो ये भी तो एक नैरो और बहुत ही इमोरल चीज हो गई। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के छोटे से नैरो कंसेप्ट के पीछे आपको नहीं जाना है। मैं तो कहता हूं इसके साथ साथ एक वर्ड जो आपको ऑडिट में भी सिखाया जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी सोचना है, राइट? हर एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी सोचना है, जिसको आप देखो तो कॉर्पोरेट्स के अंदर CSR एक्टिविटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? CSR एक्टिविटीज, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज। ये सब एक्टिविटी ये सिखाती है कि प्रॉफिट अर्न करने की बजाय हो सकता है कि कंपनी लोगों का भला सोचे।
इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, कंपनी चाहे तो इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर सकती है। वही कंपनी या तो प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज ना करे या अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करके लोगों के भले के लिए प्राइस कम भी तो कर सकती है, राइट। हो सकता है कि कंपनियां अपने री इन्वेस्टमेंट के लिए नई फैक्ट्रीज बनाए, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी सोशल इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स बनवाए। तो ये सब भी मैटर करता है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर रतन टाटा। He is very famous for all his activity involving lots of amount as a donation. He is a well known philanthropist, right? ऐसा कहते हैं कि वो आदमी शायद दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता अगर वो ये philanthropist नहीं होता और ऐसी डोनेशन वाली एक्टिविटीज नहीं करता। तो क्या टाटा ग्रुप आपको लगता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे दौड़ता होगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है उसके सामने काफी कंपनीज ऐसी है जो प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचती है। Believe me, I am not telling you, even finance does never tell you that profit is bad. Ultimately, if you are happy, you can make someone happy, and you will be happy only when your business earns good amount of profit. But only profit earning or a blind profit earning or a profit earning at the cost of detriment to the society is not at all correct thing. This is what actual financial management wants to say. So profit maximization कीजिए, लेकिन अकेला profit maximization करेंगे तो गलत होगा। The second objective of the financial management is wealth maximization. आप कहेंगे सर प्रॉफिट और वेल्थ दोनों सेम ही तो होता है। नो, प्रॉफिट इज नॉट एक्चुअली सिमिलर, वेल्थ इज नॉट एक्चुअली सिमिलर टू द प्रॉफिट। ये नहीं है। वेल्थ जो है वो लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है और वो ग्रोथ के बारे में सोचता है, राइट। लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है जो कि ग्रोथ के बारे में सोचता है। प्रॉफिट क्या कहता है कि आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा होनी चाहिए। वेल्थ क्या सोचता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स पावरफुल होनी चाहिए। आपके इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो आगे जाके ऑटोमेटिक कैश फ्लो जनरेट करे, ऑटोमेटिक कैश फ्लो जनरेट करे, या आगे जाके वो ऑटोमेटिक राइट फंड क्रिएट कर पाए, ऑटोमेटिक फंड क्रिएशन कर पाए, और फिर ये फंड क्रिएशन चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। प्रॉफिट इज अ फिगर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आज खर्चा किया, आज इनकम की डिफरेंस निकाला, प्रॉफिट आ गया। बट वेल्थ इज अ कंसेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। वेल्थ इज अ कंसेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म, राइट। जैसे मेरी जेब में 500 रुपया है, वो मेरे एक प्रॉफिट की तरह मैं ले लूँ कि मैंने आज 200 रुपये का गुड्स खरीदा, राइट। उसको मैंने 500 में बेचा, वो 500 की नोट है, उसमें प्रॉफिट मेरा 300 रुपया है, तो वो प्रॉफिट की डेफिनेशन हो गई। लेकिन मैंने उस प्रॉफिट में से मान लो कोई एक नया मशीन खरीदा जो मैं किसी को रेंट पे देके रेंट इनकम कर रहा हूँ, तो वो मशीन मेरे लिए एक तरह की वेल्थ हो गई। सो वेल्थ हैज़ टू डू विथ इन्वेस्टमेंट, वेल्थ हैज़ टू डू विथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। वेल्थ एसेट खरीदने की बात करती है और प्रॉफिट जो है वो अपने रेगुलर इनकम को बढ़ाने की बात करता है। So it is based on the cash flow concept and not on the profit concept. मैं आपको बता चुका हूं कि वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपका कैश फ्लो कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में सोचना है, ना कि आपके प्रॉफिट के बारे में। इट एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। आप कंपनी ऐसा काम करे, कंपनी ऐसे डिसीजन ले कि जिससे मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर अगर बढ़े तो ऑटोमेटिक उनका वेल्थ बढ़ता है, उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। हो सकता है उनके हाथ में कुछ नहीं आता हो, अभी खाली इन्वेस्टमेंट ग्रो करता रहता हो मार्केट में। जिस दिन उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को सेल आउट किया, स्क्वायर ऑफ किया मार्केट में, उस दिन तो उनके पास अच्छा खासा कैश आएगा कि नहीं। तो वेल्थ इज नॉट अबाउट गेटिंग समथिंग टुडे, वेल्थ इज लाइक वेटिंग फॉर समथिंग टू ग्रो। ये ऐसा है कि आपने एक पेड़ लगाया, वो पेड़ थोड़ा सा बड़ा हुआ, किसी ने आपको ऑफर दिया कि देखो इस पेड़ का लकड़ी बहुत अच्छा है, द वुड ऑफ दिस ट्रंक ऑफ दिस ट्रंक ऑफ ट्री इज अ वेरी गुड क्वालिटी वुड, ये काट के मुझे वुड आप दे दो। हो सकता है कि आपको वहाँ फाइनेंशियल बेनिफिट दिखता है, तो आपने उस पेड़ को काट के उसकी लकड़ियाँ बेच दी। अब उस पेड़ की जगह पे कुछ नहीं है, वापिस आप पेड़ उगाओगे तो वापिस 4-5 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप वो लकड़ियां नहीं बेचते और पेड़ को और थोड़ा बड़ा होने देते, मे बी आफ्टर 1-2 ईयर वो फ्रूट्स देने लगता, फिर वो फ्रूट्स लाइफ टाइम के फ्रूट्स होते।
वो आपको सालों साल तक फ्रूट्स देता रहता है और वो फ्रूट बेच के भी आप अच्छा खासा कैश फ्लो कर सकते थे। तो वेल्थ बनाना इज नॉट लाइक इनकम बनाना। इनकम इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द वेल्थ, और उस इनकम को आगे इस तरीके से यूटिलाइज करना, ऐसी कुछ चीजों में लगा देना कि जिससे आगे जाके ऑटोमेटिक कैश फ्लो जनरेट हो विदाउट योर एफर्ट। विदाउट योर एफर्ट उस चीज को कहा जाता है बच्चों, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट। सो फाइनेंस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करता है। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तीन अप्रोच को फॉलो करना है। पहला तो आज के बाद फाइनेंस में आप कोई भी चीज सोचोगे तो कैश फ्लो के नजर से सोचो, प्रॉफिट के नजर से नहीं। कैश फ्लो के नजर से सोचो, प्रॉफिट की नजर से नहीं। दूसरा, हमेशा कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप लेते हो तो कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस करो कि इस डिसीजन लेने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो देखो। एंड एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। ये सब आगे जाके पूरे के पूरे चैप्टर में आने वाला है बच्चों। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। 10,000 रुपीज टूडे, 10,000 रुपीज टूडे एंड 10,000 रुपीज आफ्टर सपोज 5 डेज। मैं 5 मंथ भी नहीं कह रहा, ओनली 5 डेज कह रहा हूं। आर दे बोथ सेम? द आंसर इज नो। देखो, मैं आपसे कहूं कि चलो बच्चों मुझे 10,000 रुपीज आप दे दो, मैं आपको 10 दिन में लौटा दूंगा, पक्का लौटा दूंगा। तो क्या 10 दिन के बाद जो 10,000 आपके हाथ में आए, क्या आप ऐसा कह सकते हो कि सर ने 10,000 लिए थे, सर ने 10,000 वापस दे दिए, तो ना हमें कोई फायदा हुआ ना हमें कोई नुकसान हुआ, एवरीथिंग इज प्रॉपर सेटल्ड? नो। 10 दिन तक आपका पैसा जो मैंने इस्तेमाल किया ना, उसके लिए आपको कुछ मिलना चाहिए था। पैसों का रेंट मिलना चाहिए था। पैसों के रेंट को हम बिजनेस की भाषा में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो फाइनेंस के जो 2-3 पिलर पे फाइनेंस टिका है, उसमें एक सबसे मजबूत और जरूरी पिलर है इंटरेस्ट की थियरी को और टाइम वैल्यू की थियरी को समझना। अगर आप इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू को ध्यान में रख सकते हो तो भी आप एक बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का डिसीजन ले सकते हो। इट्स लाइक वो कंपाउंडिंग इफेक्ट वाला आपने बच्चों सुना होगा, राइट। कंपाउंडिंग इफेक्ट वाला आपने सुना होगा। अगर आप इवन 10% रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडिंग कर सकते हो, राइट, 10 ईयर तक, मैं इसको काउंटिंग करके दिखाता हूं। अगर आप 10 साल तक 10% कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करते हो तो आपका 1 रुपया जो आपने प्रिंसिपल लगाया होगा वो आफ्टर 10 ईयर्स सीधा 2.59 हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। सो जरा कंपाउंडिंग का पावर देखो। आपको लगता होगा कि कंपाउंडिंग की वजह से 10 साल में पैसा डबल हो जाएगा। डबल नहीं, उस 2.5 गुना से भी ज्यादा हो गया। तो ये कंपाउंडिंग का जो पावर है उसी को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी ध्यान में रखो अगर आपको रियली में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है बच्चों। सो ये दो पर्पस थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बना के पूछे जाते हैं। आई एम श्योर अगर आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा, सबके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, प्रोज एंड कॉन्स अगर आपको समझ में आए होंगे, तो आराम से फिर आप उसका थियरी को अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। मेरा काम है मेरे जो विचार है वो आपकी तरफ रख देना, राइट। फिर उन्हीं विचारों को ज़्यादा डेवलप करना है, उसमें कुछ एडिशन करना है, कुछ सब्ट्रैक्शन करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चों। और अच्छे तरीके से पॉइंट्स आपको एग्जाम में बना के लिखने हैं। चलिए, अब एक बहुत ही सिंपल सी 2-3 चीज़ें हमें देख लेनी है। पहला है रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे हम। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग करना होता है फाइनेंशियल मैनेजर को। इसके लिए मैं एक अलग से आपको चैप्टर, इसके लगभग 3rd चैप्टर में सिखाने वाला हूं कि फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग करने के लिए आपको कई बार रेशियो एनालिसिस वगैरह करना पड़ता है। कैश फ्लो, फंड्स फ्लो, ये सब चीज़ें भी अकाउंट्स में आपको आएगी। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कहाँ पे पैसा लगाया जाए, उस सवाल का जवाब। फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, ये कैपिटल को कहाँ से प्रोक्योर किया जाए, ये प्रोक्योरमेंट का डिसीजन है, राइट। ये कैपिटल तो है आपके पास, लेकिन कैपिटल खुद ब खुद नहीं बढ़ती ना बच्चों। कैपिटल को तिजोरी में रख दिया, 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद, 10 साल के बाद उसे खोलोगे तो पैसा बढ़ नहीं जाता। पैसों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके पैसा बढ़ता है। तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है।
फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, राइट। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल आती रहती है जाती रहती है, डेट लेते रहते हैं, डेट का रीपेमेंट आता रहता है, इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, डिविडेंड चुकाना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर हो तो प्रेफरेंस का आपको डिविडेंड चुकाना पड़ता है, राइट। ये सब चीज़ें भी आपको मैनेज करनी है, उसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो भी एक फाइनेंस मैनेजर को करना पड़ता है। एंड रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस के दो तरह के रिस्क होते हैं बच्चों, इसके लिए अलग से एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है लिवरेज चैप्टर। बिजनेस के दो तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है बिजनेस का ऑपरेटिंग रिस्क एंड दूसरा होता है बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क। एक होता है बिजनेस का ऑपरेटिंग रिस्क, दूसरा होता है बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क। ये दोनों रिस्क को भी मैनेज करना है, राइट। ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। इन नटशेल, रिस्क को हो सके उतना सप्रेस करो और रिटर्न को हो सके उतना इंक्रीज करो, यही धर्म होता है एक फाइनेंशियल मैनेजर का। एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ द फर्म भी देखना पड़ता है कि फर्म सालों साल तक चलती रहे, लॉन्ग टर्म तक चलती रहे, ये भी देखना एक फाइनेंस मैनेजर का काम होता है बच्चों। एक हम बात समझ लेते हैं, बहुत ही छोटी सी बात है, राइट, जो हमें समझनी है एजेंसी प्रॉब्लम के बारे में। एजेंसी प्रॉब्लम इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। एजेंसी प्रॉब्लम का मीनिंग क्या? देखो बच्चों, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप जो होती है ना मैनेजमेंट के अंदर, वो कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जैसे मैं समझाता हूँ, आपने अगर कंपनीज एक्ट पढ़ा हो या आपने अकाउंट्स पढ़ा हो तो उसमें सेपरेट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट होता है। इसमें ऐसा बताया जाता है दैट द ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस इटसेल्फ, दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस इटसेल्फ, दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यही यहां पे है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस एंड ओनर्स ऑफ द बिजनेस को ही हम एजेंसी प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। देखिए, मैनेजर जो होते हैं ना, वो जनरली फिक्स्ड सैलरी पे होते हैं। वो बिजनेस के पूरे फाइनेंस, पूरी एक्टिविटी, सेल, परचेज, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड, इन सबको मैनेज करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक मैनेजर इन्वेस्टर भी हो कंपनी का। तो मैनेजर क्या सोचता है, अपने फायदे के बारे में सोचता है। वो तो ऐसे डिसीजन लेगा जिससे उसकी सैलरी बढ़े, उसके रिटर्न को फायदा हो, उसकी सुख सुविधाएं बढ़े। वो ओनर के लॉन्ग टर्म के बारे में शायद ना सोचे। तो ये प्रॉब्लम आती है एजेंसी प्रॉब्लम में। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर जनरली लाई in the hands of manager of the business and not in the hands of shareholder. शेयर होल्डर ने तो शेयर मार्केट से या कंपनी के आईपीओ भरते वक्त पैसे लगाए होते हैं। शेयर होल्डर कभी कंपनी में जनरली जाते ही नहीं है। वो साल में एक बार अगर मीटिंग होती है, जो भी कोरोना के ज़माने से ऑनलाइन हो गई है, राइट, तो इन मीटिंग्सों में जाके खाली बैठते हैं, बाकी कभी कंपनी में जाते ही नहीं है। तो ऐसे शेयर होल्डर जो है, जनरल जो शेयर होल्डर है, जिनका मैनेजमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, वो हमेशा ये जानते नहीं है कि उसके पैसों का क्या हो रहा है। तो ऐसे केस में मैनेजर के हाथ में सब पावर होता है, बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के हाथ में पावर होता है। अब एजेंट मे वर्क फॉर हिज ओन बेनिफिट एंड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर। हो सकता है ना कि एजेंट अपने खुद के बेनिफिट के लिए काम करे और ओनर के बेनिफिट के लिए काम ना करे, जिससे ओनर का तो नुकसान हो जाएगा। कैसे कंट्रोल में लाया जाए इस एजेंसी प्रॉब्लम को? सो फॉलोइंग आर द वेज टू रिजॉल्व और कंट्रोल द एजेंसी प्रॉब्लम। क्या क्या चीजें हो सकती है? पहला तो बहुत ही सिंपल है, जो प्रैक्टिकल मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होता है, लिंकिंग ऑफ कंपेंसेशन ऑफ मैनेजर्स विद द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। भाई मैनेजर, तुझे ज्यादा अर्न करना है, कंपनी ज्यादा अर्न करेगी, तू भी ज्यादा अर्न करेगा। कंपनी ने अगर कम अर्न किया तो तुझे भी कम पैसा मिलेगा। ये आप लिंक कर दो, जिससे अब मैनेजर का कदम अगर अपने फायदे के लिए भी हुआ, वो कंपनी का ना सोच के अपने फायदे के लिए भी सोचेगा, तो भी अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा ना। और प्रॉफिट बढ़ेगा तो फायदा कंपनी का और कंपनी के इन्वेस्टर का ही हुआ है। लिंक कर दो दोनों को। एम्प्लॉय शुड बी मेड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। भाई हर एक, देखो काफ़ी कंपनीज में ऐसा रूल होता है कि इफ़ यू वांट टू बिकम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी यू मस्ट परचेज सम ऑफ द शेयर्स। लाइक कोऑपरेटिव बैंक में जब आप लोन लेने जाते हो ना, तो मान लो एक कंपनी, वो भी तो अर्न करने बैठी, इट्स अ बिजनेस ओनली। तो कोऑपरेटिव बैंक या किसी भी इवन समटाइम्स प्राइवेट बैंक के अंदर जब आप लोन लेने जाते हो तो वो पहले आपको शेयर होल्डर बनाते हैं।
कुछ शेयर आपको कंपलसरी खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर बनने के बाद आप में वो ओनर वाली फीलिंग आ जाती है और फिर आप कंपनी के भलाई का सोचना शुरू कर देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि यू योरसेल्फ इज द इन्वेस्टर इन द कंपनी। अगर कंपनी का भला होगा तो अल्टीमेटली वो भलाई का थोड़ा सा हिस्सा आपके पास भी तो वापस आएगा, राइट। तो एम्प्लॉय को शेयर होल्डर बना देने से, उनको ओनर वाली फीलिंग देने से भी वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ शेयर अगर मैक्सिमाइज हुआ तो इनडायरेक्टली उनको भी फायदा होगा। और क्या हो सकता है, मॉनिटरिंग एंड अदर कंट्रोल मेजर्स लाइक रेगुलर मीटिंग्स करते रहिए, रिपोर्टिंग करते रहिए, अकाउंट्स का ऑडिट करवाइए, फाइनेंस का ऑडिट करवाइए, कॉस्ट ऑडिट करवाइए, परचेज सेल जिनके थ्रू हो रहा है उनका कैरेक्टर एनालिसिस कर सकते हो, राइट। आप उनके लिए सरप्राइज टेस्ट या सरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट का भी मतलब कुछ प्लानिंग कर सकते हो। इन शॉर्ट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रखो, उनसे रिपोर्ट्स लेते रहो, उनकी अकाउंट्स बुक चेक करते रहो, उनको क्वेश्चंस करते रहो, ये मॉनिटर करते रहोगे कि उनका जो गोल है वो कंपनी के गोल के साथ मैच करता है कि नहीं। ऐसा ना हो कि भाई सेल्स मैनेजर का गोल है ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना और कमीशन कमाना, राइट, लेकिन पार्टी कैसी है भाई, पैसा टाइम पे आएगा कि नहीं, बेड डेट होगी कि नहीं, वो नहीं सोचता। उल्टा बेड डेट वाली पार्टी है, ज्यादा सेल्स कर रही है, 10% कमीशन दे रही है, राइट, उसको गुड्स बेच देगा वो। तो उसका गोल कमीशन कमाना हो और कंपनी का गोल प्रॉफिट कमाना हो, ये दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं और ये होना नहीं चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एजेंसी प्रॉब्लम। बच्चों, इस पूरे चैप्टर को मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, एंड बिलीव मी दिस इज द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग द थियरी, बिकॉज इफ यू ट्राई टू मग अप द थियरी यू विल नेवर बी एबल टू ग्रास्प इट। वी जस्ट हैव टू टेक द जीस्ट, or I should say, the main auxiliary of the theory. We should not think about, what kind of English you are going to use in the examination. Go with the flow. You have a thought in your mind, put in the best possible language you know, and you can construct every theory question. So financial management वो पूरा theoretical subject है ही नहीं, लेकिन कुछ theory chapters है तो उसको भी मैंने डिटेल में जितना टाइम देना चाहिए उतना दे के कवर करने की पूरे इस सेशन में आगे कोशिश की है। वापिस एक बार मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे चुना आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए। आप आगे बढ़ते रहिए। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी इन ईच एंड एवरी चैप्टर of financial management for CA Inter. So thank you so much. This is the end of our first theory chapter, scope and objective of financial management.